देखो आज हम स्टार्ट करेंगे कोलरास लॉ क्या होता है आपका। और कोलरास लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है। इधर देखो, कोलरास लॉ क्या है, एक इंपॉर्टेंट लॉ है। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट में भी किसके लिए? कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो होता क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो उसकी कंडक्टेंस को इजीली मेजर किया जा सकता है। और उसकी कंडक्टेंस को निकालने के लिए डीएचओ इक्वेशन का यूज करते हैं। डीएचओ इक्वेशन अभी अपन लिख लेंगे एक नोट पॉइंट में, केवल छोटा सा लिख लेना है, बाकी आप जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तो वहां अच्छा खासा डिटेल में है आपका। तो डीएचओ इक्वेशन क्या होता है आपका? डेवाई ह्यूकल ऑन-सागर इक्वेशन बोलते हैं इसको। तीन साइंटिस्ट हैं, डेवाई ह्यूकल ऑन-सागर, तीनों ने मिलकर एक इक्वेशन दी थी। पहले डेवाई ह्यूकल आया, डीएच इक्वेशन आया, फिर डीएचओ आया। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। जब वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं तो उनकी कंडक्टेंस की वैल्यू को भी इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कंडक्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए कोलरास ने एक लॉ दिया। उन्होंने कई सारे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्टडी किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी की, और एक इन्होंने एक क्या दिया आपका, एक लॉ दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलरास लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलरास लॉ। इसमें इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास सपोज करो एक सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक एक्वा सॉल्यूशन हमने भर दिया आपका। ठीक है, इस एक्वा सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो CH3COOH ले लिया आपका, एसिटिक एसिड। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये जो CH3COOH है, ये जब ब्रेक होगा तो किस में होगा आपका, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा। एसीटेट आयन एंड प्रोटॉन बना लेगा आपका, H पॉजिटिव आयन बना लेगा। अब देखो, अभी सॉल्यूशन ठीक है, एक जैसा था बिल्कुल वैसा ही, हमने उसमें केवल एसिटिक एसिड को मिक्स किया। अब हमें करना क्या है, इसको डाइल्यूट करना है। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से वाटर को या किसी लिक्विड को मिक्स करेंगे जो डाइल्यूशन को इंक्रीज करेगा आपका। हम उसको मिक्स करते जाएंगे, डाइल्यूशन होता जाएगा। जब डाइल्यूशन जो है आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, यानी कि हमारी कल्पना से परे अनंत डाइल्यूशन, अनंत तक कह सकते हैं आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हो जाएगा तो उस समय क्या होता है आपका कि इनके जो कैटायन है और एनायन है, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ध्यान से सुनना, सपोज करो वो डाइल्यूट नहीं है, विस्कस है, तो कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास होंगे, नियरेस्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे वो एक दूसरे से, तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाएंगे आपके। लेकिन जब वो होता क्या है आपका कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, सॉरी कंप्लीटली क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होता है आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो इनके अंतर आयनिक अट्रैक्शन जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो ये वो क्लासरूम है, ये वो कंटेनर, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है आपका, पहले कंसंट्रेटेड था, हमने बाद में इसको डाइल्यूट किया तो ये बहुत ज्यादा पतला हो गया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है आपका। तो डाइल्यूट होने के बाद क्या होगा, एक कैटायन है, एक एनायन है, ऐसे कई सारे कैटायन और एनायन हो उसके अंदर। तो जब डाइल्यूट होगा तो ये फ्रीली मूव करेगा, कहीं भी चला जाएगा, और जब ये कहीं भी माइग्रेट होगा, फ्रीली मूव करेगा, तो कैटायन और एनायन का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या कह सकते हैं कि जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, सॉल्यूशन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होता है आपका, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होते हैं वो लेस होते हैं। उस वजह से क्या होता है आपका, जब लेस होता है तो इसका हर एक आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, ये कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करता है आपका, कंडक्टिविटी को फ्लो करने में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो फ्री बैठे हुए क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे आपका। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होते हैं तो उनकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू है, हमें कह सकते हैं कि बढ़ जाती है आपकी। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो खैर ये तो आगे आएगा कि बढ़ जाती है घट जाती है, अभी जो बताना है वो कोलरास लॉ में ये बताना है कि जब इंटरआयनिक अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं तो इनका हर एक आयन जो होता है वो कंडक्टेंस को फ्लो करने में पार्टिसिपेट करता है। समझ गए? यानी H पॉजिटिव आयन भी कंडक्टेंस को ले जा रहा है, COO माइनस भी आपका कंडक्टेंस को ले जा रहा है आपका। तो इससे ये होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इनकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, टोटल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो उनके कैटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। मतलब
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is equal to the sum of cationic conductance and anionic conductance at infinite dilution। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है, वो कैटायन और एनायन के कंडक्टेंस के सम के इक्वल होती है। तो देखो मोलर कंडक्टेंस को हम कैसा लिखते हैं आपका, लैम्डा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन लगाएंगे एम। एम क्यों लिखा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है आपका वो, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन, कैटायन के लिए हम सी लिखे दे रहे हैं, ठीक है, और V प्लस लिख दिया आपका। V प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायन है आपके। अगर सपोज करो यहाँ 2 या 3 कुछ वैल्यू होती है आपका मोल्स की, तो हम वो यहां लिख सकते हैं आपका, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, एनायन के लिए, तो एनायन के लिए A लिखेंगे हम, ठीक है। V नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लिखा है आपका, ताकि ये नंबर ऑफ एनायन को बताएगा आपका। तो लैम्डा इनफाइनाइट m क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैटायनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एनायनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। V पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, V नेगेटिव नंबर ऑफ एनायन। तो ये जो रूल है आपका, यही किसने दिया था आपका, कॉलरास ने दिया था आपका। यानी कॉलरास ने ये बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो उनके कैटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस के सम के क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया ये तो लॉ हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी जानकारी से है, फिर इसके बाद जो इसके एप्लीकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो क्या होता है, मैंने बताया कि इनके जो आयंस होते हैं फ्रीली मूव होते हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं आपके, फ्रीली मूव होते हैं। जब ये फ्रीली मूव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोलाइड नहीं हो रहा एक दूसरे से, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो इसको एक नाम और दिया गया जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये इसका एक और नाम है, इस नाम से भी आ सकता है कॉलरास लॉ। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्यों कहा, क्योंकि जो आयंस है वो इंडिपेंडेंट फ्रीली आपके मूव हो रहे हैं, आपके माइग्रेट हो रहे हैं, आपके ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम ट्रांसमिट वर्ड खैर ठीक नहीं है, क्योंकि वो पार निकलने को बोलते हैं ट्रांसमिट अपन, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं, इसका एक नाम और है। तो इन्होंने कॉलरास ने क्या बताया कि जो कैटायन होता है, जो एनायन होता है, वो दोनों ही आपके क्या करते हैं, कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं आपका, ठीक है। चलो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है आपका, Cl2, तो ये किस में ब्रेक होगा आपका, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, इसमें ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो हम इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या लिखेंगे, टोटल लैम्डा इनफाइनाइट m, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हैं तो आप किसके लिए लिख रहे हैं, CaCl2 के लिए, तो हम यहाँ CaCl2 भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है, सॉरी, इक्वल करके क्या लिखेंगे, ये कैटायन का था और नंबर ऑफ कैटायन क्या है, एक ही है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन है Ca2 प्लस, एक वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लस क्लोरीन कितने हैं आपके 2, तो नंबर ऑफ एनायन तो 2, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो ये किसकी मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, CaCl2 की मोलर कंडक्टेंस, जिसमें कैटायन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एनायन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ध्यान से रखना, कंडक्टेंस हमने वहां पर दो टाइप की पढ़ी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अगर हम इसी पूरे लॉ को इक्विवेलेंट के फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस चेंज क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Eq इज इक्वल टू पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनायन, बस क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट में लिखेंगे अपन उसको। तो ये क्या है आपका, कॉलरास लॉ है आपका। तो इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आपका ये है कि डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है जो पार्शली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, वाटर की कंडक्टेंस के लिए भी पढ़ना है आपका, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी निकालना है आपका। तो ये सारी चीजें अपन अभी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आपका क्या, अभी हमने क्या पढ़ा था आपका कि कॉलरास लॉ क्या होता है। कॉलरास लॉ के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें आपका कॉलरास लॉ क्या था आपका कि जो उसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उनकी कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के
सम के इक्वल होती है, लेकिन कब? जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो, यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उनकी कंडक्टिविटी उसके इक्वल होती है। अब उसके जो एप्लीकेशन है वो भी उसके इंपॉर्टेंट है, कर दो बंद उसको, वो भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं, से इंपॉर्टेंट है वो देखो। फर्स्ट वाला जो आपका एप्लीकेशन है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट टाइम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात आपको बताया था कि ये जो लॉ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है आपका। किसके लिए? आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर हमें उसका कंडक्टेंस निकालना है तो डीएचओ इक्वेशन का यूज करते हैं आपका। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करना हो या कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करना हो तो हम किसका यूज करते हैं आपका? क्या बोलते हैं आपका? कोलास लॉ का आपका। ठीक है, तो कोलास लॉ देखो आपका क्या होता है। कोलास लॉ में डिटर्मिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिटरमाइन करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। जैसे सपोज करो, मान के चलो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर मुझे पता है कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं या 20 बच्चे बैठे हैं, तो मैं कोई काम ऐसा एज्यूम करता हूं और वो उन लोगों को बांट देता हूं कि ये बच्चे इतना काम इतनी देर में करेंगे आपका, इतना काम इतनी देर में करेंगे आपका, मैं उनको बांट देता हूं। तो मुझे पता है कि यहाँ 10 लोग बैठे हैं या 10 बच्चे बैठे हैं, तो वो उस काम को इतनी देर में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा बैठा है जो क्लास के बाहर बैठा है, क्लास के अंदर नहीं बैठा, और वो मुझे मालूम नहीं है, जो काम मैंने 10 लोगों को दिया वो काम 11 लोग कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि या कोई एक अपसेंट है आपका, ये भी कह सकते हैं कि अगर अपसेंट है कोई बच्चा और जो काम मुझे 10 को देना था वो 9 बच्चे वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सारे बच्चे वो काम नहीं कर रहे हैं, केवल 9 बच्चे वो काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, उस काम को करने में टाइम लगेगा। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हमें उसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है और वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, तो उसको इजीली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, और कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो उसके आयंस कंप्लीट नहीं मिलेंगे, वो कंप्लीट आयंस नहीं मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी कंप्लीटली नहीं मिलेगी, मेजर नहीं होगी आपका। जैसे सपोज करो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH है, तो ये ब्रेक किसमें होता है आपका? CH3COO माइनस प्लस H+, इसमें आपका ब्रेक हो जाता है आपका। ठीक है, CH3COO माइनस H+ में आपका क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इनकी कंडक्टेंस को कैसे निकालेंगे अपन, कैसे लिखेंगे? देखो एक बात और याद रखना कि अगर डायल्यूशन इनफाइनाइट है आपका, क्या है? इनफाइनाइट डायल्यूशन है, तो उस समय आयंस का जो आयोनाइजेशन होगा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होगा वो भी ज्यादा होगा, और वो ज्यादा होगा तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो भी मैक्सिमम कह सकते हैं, कंप्लीट तो नहीं कह सकते पर मैक्सिमम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आयोनाइजेशन है वो ज्यादा है आपका, तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। तो इन्होंने बताया कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को निकालना हो तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम इसमें यूज करते हैं तो उसके थ्रू इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम मोलर कंडक्टेंस को लिखें यहां पर, तो लैम्डा इनफाइनाइट, तो ये एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है आपका, सॉरी आयोनाइज हो रहा है आपका, कैसा? पार्शली आयोनाइज हो रहा है। तो आपका इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट डायल्यूशन पर आपका क्या होगा इसका मोलर कंडक्टेंस? यहां हम लिखेंगे CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट, यहां क्या लिखेंगे हम आपका CH3 या H पॉजिटिव कैटायन के लिए लिखेंगे, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। आया इतना समझ में कैसे लिखा? ये कॉपी मत देखो, इधर ही देखो, कॉपी बंद कर दो। दूसरा जो यहां पर यूज करेंगे वो क्या करेंगे आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? CH3COO, ये डिसोसिएट किसमें होगा आपका? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में। ठीक है, कॉपी बंद कर दो, कर दो, बंद कर दो। ठीक है, इसमें कर देंगे अपन लैम्डा इनफाइनाइट टाइम CH3COO इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर है आपका, तो आपका क्या लिखेंगे यहां पर? Na प्लस, हालांकि आगे पीछे लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ये एसिटेट आयन और सोडियम आयन दोनों हो गए। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका? HCl डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में, तो लैम्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका?
यहां पर क्या लिखेंगे आपका HCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये होगा आपका। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, सॉरी इसको जगह कम है तो मैं यही लिख देता हूं स्लैश लगा के। तो क्या होगा इसका इक्वेशन, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इक्वेशन फोर्थ। इतना समझ में आया कैसे किया? अब देखो क्या करना है, हमें इसकी कंडक्टेंस को निकालना है। तो बताया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे हम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को सम कर देंगे, जोड़ देंगे और 4 को माइनस कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड माइनस इक्वेशन 4 इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH सॉरी Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3 सॉरी HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट HCl, यही लिखेंगे। अरे हाँ सॉरी NaCl आएगा, गर्मी बहुत है आज। NaCl इक्वल करके अब इनकी वैल्यू को रखेंगे हम। तो इसकी वैल्यू क्या है आपका, कहाँ गया इसकी वैल्यू, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस कहा HCl, लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, यही होगा। देखा ठीक है, ये करेंगे अपना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को तो सम कर दिया और 4 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो अब आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसमें देखो आपको बताओ क्या क्रॉस हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है। देखो आप Na प्लस, अगर हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका CH3COO माइनस एंड H पॉजिटिव, ये दोनों बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी इक्वल करके हम लिखेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव। देखो यही बचा, बाकी तो सब क्रॉस हो गया। और ये देखो किसके इक्वल है आपका, देखो आप, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, ये लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इनके इक्वल। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया। इन तीनों की जो वैल्यू आएगी मिलाकर वो किसके इक्वल होगी, एसिटिक एसिड के। और ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, आपके इसके आयोनाइजेशन के। तो इसके थ्रू हमने किसकी कंडक्टेंस को निकाला, आपका एसिटिक एसिड की। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करके मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये एक एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरीके से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड इसका एप्लीकेशन है वो है आपका क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको भी मैं लिखता हूं। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से मतलब क्या है कि कोई भी आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जो आयोनाइजेशन की मात्रा है, हमें कह सकते हैं जो भी क्वांटिटी है,
कि वो कितना आयोनाइज होता है उसको हम क्या कहेंगे, आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी भी कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर है, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उनके आयंस की जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं आपका, यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उनकी मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायल्यूशन की एक वैल्यू निकाल लें, फिक्स निकाल लें कि इतनी वैल्यू है उसकी, तो क्या होगा उससे आपका कि आयोनाइजेशन फ्रॉम एक डेफिनेट कंसंट्रेशन, यानी कि डेफिनेट कंसंट्रेशन पर उनकी जो डिग्री, वो आपका क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस होगा, और इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा उनका जो रेशियो होगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सॉरी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। मैंने क्या बताया आपका कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो एक डेफिनेट डायल्यूशन पर डायल्यूट हो रहा है, आपका डेफिनेट डायल्यूशन पर आपका आयोनाइज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा सी एम। लैम्डा सी एम क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन क्या है आपका, डेफिनेट है, निश्चित है आपका, यानी कि एक डेफिनेट कंसंट्रेशन पर क्या हो रहा है आपका, डायल्यूशन हो रहा है आपका, यानी ये चीज जो है ना निश्चित है आपकी, इसलिए इनफाइनाइट लगाया। दूसरा मैंने बताया कि अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन है आपका ये, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर क्या होगा आपका, यानी कि यहां पर कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। ये क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फ्रीडम निकल रहा बार बार केमिस्ट्री का, वो 4th BSc में है आपका टॉपिक। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है आपका, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। क्लियर, समझ में आया आपका ये। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, अल्फा की वैल्यू तो ये निकल आई, यहां पर निकल आई कि निकल आई। अब अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कोल्लास लॉ में कि लैम्डा इनफाइनाइट एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी, सॉरी एनाइन के लिए ए लिखते हैं, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोल्लास लॉ से पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा, ये वी नेगेटिव क्या नहीं लिखा, ये किस में नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, लैम्डा एम की वैल्यू में यहां पुट करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन वी पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट सी प्लस वी नेगेटिव लैम्डा इनफाइनाइट ए, एनाइन के लिए। वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव क्या है, नंबर ऑफ आयंस है। ये जो इन्होंने इक्वेशन दी है इसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने कितने एप्लीकेशन यहां पर पढ़ लिए, आपके 2 एप्लीकेशन पढ़ लिए यहां पर। एक एप्लीकेशन पढ़ा है क्या कि आपका क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड, एक काम करो थोड़ी सी हवा ले लो, जरूरी है नहीं तो चला लो तुम। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से, कुछ मात्रा में, लेस क्वांटिटी में, और सॉल्युबल का मतलब होता है कि वो कितना डिसॉल्व हो रहा है उसमें। ठीक है, तो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं उनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली, हम ये कह सकते हैं वो तेजी के साथ आपका रैपिडली क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम और सॉलिड पार्टिकल को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको मिक्स करते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं और वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। यानी जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं। यानी एक ऐसे सॉल्ट्स जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अब जो कंप्लीटली, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते, तो उसके लिए कोल्लास लॉ है। तो ठीक उसी तरह से जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी कोल्लास लॉ का यूज करते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, किसी का भी सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के बाद उसको डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद उनकी मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। और जैसे ही उनकी मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन हो जाती है तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, आपका उनकी कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अगर हमें मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिटरमाइन करना है तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। कप्पा मैंने बताया था क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है आपका।
ये है आपका, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का V सेंटीमीटर क्यूब। अब कैसे निकालेंगे आपका, देखो यहां पर जैसे सपोज करो मैंने कहा S ग्राम सॉल्ट इज डिजॉल्व इन कितने में 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, यानी इतने सॉल्यूशन में आपका क्या सॉल्ट है डिजॉल्व, ये S मोल इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं आपका, S मोल इलेक्ट्रोलाइट लिखो वो ज्यादा सही है, S मोल इलेक्ट्रोलाइट इज, अच्छा लिखा है पूरा, इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देयरफॉर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन 1000 अपॉन S सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम क्या मान सकते हैं, वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन S सेंटीमीटर क्यूब। V की वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। रखेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन S, ये होगा कि नहीं होगा। देन हम क्या कर सकते हैं, आपका S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम डिटरमाइन कर चुके हैं, क्या होता है आपका लैम्डा इनफाइनाइट कैटाइन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनाइन, यहाँ V नेगेटिव यहाँ B पॉजिटिव, ये होता है आपका। इसको हम यहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड कर लिख दो, यहां लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट m इन इक्वेशन सेकंड, ये होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू S इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट C V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव लैम्डा इनफाइनाइट A एनाइन। ये जो S है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करता है। यानी इसमें अगर हमें लैम्डा इनफाइनाइट m की वैल्यू डिटरमाइन है, कप्पा की वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन है, तो हम S की वैल्यू को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका किसी भी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट का डिटर्मिनेशन सॉल्विटी को निकालने के लिए आपका, या सॉल्विटी को डिटरमाइन क्या कर सकते हैं आपका, इसके थ्रू कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन समझ में आया। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है आपका, इसको साफ कर दो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या है बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो डिसोसिएशन ऑफ वीक, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना आपका, टूटना आपका। और बात वही है आपका, यहां पर हम जो भी पढ़ रहे हैं आपका केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं, और जो भी टूटा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट ही टूटा है आपका, ब्रेक हुआ है आपका, ये भी साफ करना है आपका। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ, ये साफ कर दो भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसके लिए कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, ये देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसमें देखो क्या है, पहले हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, फिर वो कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा, फिर उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालेंगे। यहां पर यूज करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूं अभी। देखो सबसे पहले क्या है आपका, यहां पर अगर हम बात करते हैं, इस मार्कर का यूज कर सके क्या अपन, देखो हमने मान लिया ए भी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट होता है किसमें, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव में, ठीक है। इसमें ब्रेक हो गया आपका। ए बी का शुरू में जो कंसंट्रेट है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो हमने मान लिया C मोल पर लीटर। कितना मान लिया, C माना ना, मैंने कुछ और तो नहीं माना, C मोल पर लीटर मान लिया। जब इनिशियल कंसंट्रेशन है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो ये भी 0 मोल होगा, ये भी 0 मोल होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर
रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ए बी कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा किसमें, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में। इसकी जो क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट हुई वो है सी अल्फा और इसमें भी आपकी सी अल्फा। तो ये क्वांटिटी कितनी बची, सी माइनस सी अल्फा, ये बची कि नहीं बची आपकी। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, सी वन माइनस अल्फा लिख सकते हैं, सी कॉमन लेके देखो आप लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा आपका, यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन से बताओ क्या होगा, बताओ। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। कहना सर पिछले टर्म का तो याद नहीं है, आप 11th क्लास में पहुंच गए। केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें बताया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है आपका, वो आपका एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है वो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। इनका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होगा कि नहीं होगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू रखेंगे, यहां पर पुट करेंगे के की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आपका, ए पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, सी अल्फा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू सी अल्फा। सी अल्फा है कि नहीं है, चाहो तो लिख दो, ठीक है। सी अल्फा इसकी है, सी अल्फा इसकी है, दोनों की वैल्यू रख दी। इसकी कितनी है, सी वन माइनस अल्फा है ये कि नहीं है। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, यही बचा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट निकाल रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, समझना। ये कब होगा, जब वो सॉल्यूशन के अंदर जा चुका होगा आपका। तो उसने ये कहा कि जो वन माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, लेस देन वन मानते, यानी ये जो क्वांटिटी है ना वो एक से भी कम है। तो क्या कह सकते हैं अपन, यानी अल्फा इज लेस देन वन, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा इज लेस देन वन, ठीक है। तो आपका के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। अब जब ये सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन सी। ये जो अल्फा की वैल्यू है ये क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, है कि नहीं। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होती है अल्फा की वैल्यू, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बताओ, डेल्टा नहीं लैम्डा, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट कैटाइन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनाइन, यहां बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ठीक है। ये पढ़ा था। अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, इसको चाहो तो इक्वेशन कहीं और तो कोई माने नहीं इक्वेशन अपन ने, इसको मान सकते, इसको फर्स्ट दे दो, एक काम करो, ये वाली फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। यहां अब हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन सेकंड, रखें वैल्यू अल्फा की, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा सी एम अपॉन वी पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट सी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट वी नेगेटिव लैम्डा इनफाइनाइट सी, कैटाइन और एनाइन, ये एनाइन है ये कैटाइन है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन सी। इसमें जो के की वैल्यू है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी हमें यहां पर सी और ये सारी वैल्यू नॉन है आपकी, लैम्डा सी एम अपॉन आपका लैम्डा इनफाइनाइट एम और सी, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बस एक क्या, हाँ कांस्टेंट आएगी, समझ में आया। बस एक एप्लीकेशन बचा है, कोलास लॉ का एक लास्ट एप्लीकेशन अपना बसा है, उसके बाद अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है
वो इंडिविजुअल भी कभी कभी पूछ लेते हैं 2 नंबर्स में या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपका, ये याद रखना आपका। तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। वाटर की अगर हम बात करें और जब वो प्योर स्टेट में होता है तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी वाटर की हम बात करें तो वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका H2O, ये डिसोसिएट होगा सॉरी आयोनाइज्ड होगा आपका किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन है कैसा आपका, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका। फिर अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में आपका क्या होता है, आपका एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2। याद है हम लोगों ने भी जो एक एप्लीकेशन पढ़ा था AV वाला, AV को डिसोसिएट किया था, ऐसे ही लिखा था। H2 को हम इधर लेकर जाए तो K H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H2O मतलब वाटर, इसको हम W लिख सकते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो प्योर स्टेट में वाटर जो होता है प्योर स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो होती है कितनी आपकी, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, ये प्योर स्टेट में होती है। ये हालांकि आप लोगों को निकालने के लिए भी बताएंगे, पर जहां आगे होगा वहां पर निकालेंगे, फिलहाल अभी यहां पर इतना ही उपयोग है इसका, ठीक है। और कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव OH माइनस आयन की भी इसी टेम्परेचर पर क्या होगी आपकी, यानी H प्लस और OH माइनस आयन की अगर हम बात करें तो कितनी होती है 349.8, यानी H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की हम बात करें यहां पर इनकी कंडक्टेंस की, और OH माइनस आयन की कंडक्टेंस की, इसकी कितनी होगी 349.8, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मोल इनवर्स क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो ये एक्टिव कंसंट्रेशन में उसका क्या बता रहे हैं, आपका कंडक्टेंस बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, इसको मोल इनवर्स लिखा है, ठीक है। और OH का कितना होगा 198.5 होगा आपका, कितना होगा 198.5, यूनिट भी वही लिखेंगे आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब एक चीज याद रखना, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है वो इनकी कंडक्टेंस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख के ऐसा लिख सकते हैं आपका लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, और इसको लिखेंगे क्या लैम्डा इनफाइनाइट OH नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है। यानी इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या लिखी है, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये थी कप्पा की वैल्यू, और ये क्या है आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपका इनकी मोलर कंडक्टेंस है आपकी, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपका, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये नॉन वैल्यू है आपकी, यानी कि पहले से डिटरमाइन है, इसको यहाँ पर अपन पुट कर रहे हैं, पर ये निकालते कैसे वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आपका लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की वैल्यू है आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की हम बात करें किसके, H2 के मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। देखो यहाँ हम लिखेंगे आपका क्या लैम्डा इनफाइनाइट M H2O इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। ये वैल्यू होती है कि नहीं होती है, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। अब देखो इसका जो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहां लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका लैम्डा इनफाइनाइट M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M,
ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो लैम्डा इनफाइनाइट m को हम इधर ले जाएंगे तो m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, सॉरी लैम्डा इनफाइनाइट m। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू कितनी है 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m की वैल्यू देखो क्या है आपकी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव की वैल्यू ये है, देखो है कि नहीं है। तो हम इन दोनों को सम कर सकते हैं यहाँ पर चाहे तो 349.8 प्लस 198.5, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1000, टोटल करेंगे कितना आएगा बताओ, बताओ जल्दी कितना टोटल करें। अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये टोटल करने पर ये जो वैल्यू होगी वो होगी 548.3, 548.3, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7, ये इसकी m की वैल्यू आएगी। मोलरिटी की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, इसको हम लिखेंगे क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है मोलरिटी की, इतना समझ में आया जैसे सॉल्व किया। ये जो m की वैल्यू है ये असल में है क्या, ये इनकी कंसंट्रेशन को बताता है और इनकी कंसंट्रेशन को बताता है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों के कंसंट्रेशन को बताता है। यानी इनकी मोलरिटी की वैल्यू या H प्लस आयन की कितनी होगी, इतनी होगी 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, और इसकी भी इतनी होगी 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, ठीक है। तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और भी इक्वेशन बना सकते थे अपन। तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस की वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -14। ये जो KW का जो मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पर 10 टू द पावर -14 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर क्यों आएगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, वो इसलिए आएगा क्योंकि मोलरिटी में वैल्यू है, यानी मोल पर लीटर में है आपका, इसलिए ऐसा लिखा आपका। तो ये होता है आपका KW क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आया समझ में, कहाँ क्या, ये इसके बाद देखो ये जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लिखा है अपन ने, यानी H प्लस आयन की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो असल में है क्या, देखो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस आयन का कंडक्टेंस है, ये भी इसका कंडक्टेंस है। तो ये किसी ना किसी मोल पर लीटर तो मोलरिटी पे तो डिटरमाइन किया होगा, यानी इनका कोई एक्टिव कंसंट्रेशन होगा उस पर इसको डिटरमाइन किया होगा। वो एक्टिव कंसंट्रेशन क्या था, वो ये था आपका, जिस पर इसको निकाला गया था आपका। यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है H प्लस का और OH माइनस का आयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर वो ये है, ये अपन ने निकाल लिया। दोनों का सेम है, H प्लस का और OH माइनस आयन का। बस इस वैल्यू में हम यहाँ रख देंगे H प्लस आयन की भी वैल्यू यही है, OH माइनस आयन की वैल्यू भी यही है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू द पावर -14 आ जाएगा। कहाँ